हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2018 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे हम उन्हीं के सॉल्यूशन को करेंगे। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन हीट इंजन ऑपरेट्स विद अ एफिशिएंसी ऑफ 0.5। मतलब आपको एक हीट इंजन गिवन है जो ऑपरेट्स विद एन एफिशिएंसी, मतलब जिसकी एफिशिएंसी आपको कितनी गिवन है हीट इंजन की 0.5। मतलब ये जो हीट इंजन है इसकी जो एफिशिएंसी है, जो नीटा की जो वैल्यू है उस हीट इंजन की कितनी गिवन है 0.5। If Tc and Th represents the temperature of its cold and hot reservoirs respectively। मतलब Tc जो है वो कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर है, कोल्ड है तो उसका टेम्परेचर कम होगा। मतलब Tc जो है वो लो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लो टेम्परेचर किसका होता है? सिंक का। मतलब जो हम इस फॉर्मूले में एफिशिएंसी के फॉर्मूले में जो T2 यूज करते हैं वहां पे क्या यूज करेंगे? Tc यूज करेंगे। और Th क्या है? हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है। हॉट रिजर्वायर है तो मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब ये हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर किसका होता है? सोर्स का। और उस फॉर्मूले में एफिशिएंसी के फॉर्मूले में हॉट या हाई टेम्परेचर या सोर्स का जो टेम्परेचर है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T1 से। जो हमारा T1 होता है वो ज्यादा होता है T2 से। मतलब सोर्स का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है सिंक के टेम्परेचर से। देन विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स फॉर TH एंड TC। मतलब आपको ये चार सेट दिए हुए हैं TH और TC की डिफरेंट वैल्यू के। इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस इंजन। मतलब इन चारों में से कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है इस इंजन के लिए? तो आपको TC और TH गिवन है। TC जो है वो सिंक का टेम्परेचर है, TH जो है वो सोर्स का टेम्परेचर है। अब हमें यहाँ पर जो हीट इंजन गिवन है उसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी गिवन है? 0.5 गिवन है। हमें ये बताना है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। ये जो TC और TH की वैल्यू में कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है ये बताना है इस इंजन के लिए। अब देखिए, इसमें जो एक कंसेप्ट यूज होगा कि कोई भी हीट इंजन हो, कार्नोट हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है, कार्नोट हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा या बराबर होती है किसी भी हीट इंजन से। अगर कोई भी हीट इंजन है उसके कंपेयर में कार्नोट हीट इंजन की फॉर सेम टेम्परेचर, फॉर सेम टेम्परेचर्स ऑफ सोर्स एंड सिंक। मतलब आपके जो सोर्स है सेम टेम्परेचर्स ऑफ सोर्स एंड सिंक। मतलब अगर सोर्स और सिंक के टेम्परेचर अगर आप सेम रखते हो तो जो कार्नोट हीट इंजन होता है आपका उसकी एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा या बराबर हो सकती है किसी भी हीट इंजन के, लेकिन कभी भी कम नहीं हो सकती कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी। सो अब हम क्या करते हैं, कार्नोट हीट इन TH और TC की वैल्यू लेकर के हम कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ये काम कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन की अगर आपको कितनी गिवन है? T2 और T1। अगर आपको सोर्स का टेम्परेचर, ये T2 किसका टेम्परेचर होता है? सिंक का। और T1 किसका टेम्परेचर होता है? सोर्स का। तो एफिशिएंसी जो होती है कार्नोट हीट इंजन की वो किसके इक्वल होती है? 1 - T2/T1। T2 कम होता है, इस कभी कभी इसको TL भी लिख देते हैं, और T1 ज्यादा होता है तो इसको TH भी लिख देते हैं। यहाँ पे जो लो टेम्परेचर है उसको TC से लिखा है और हाई टेम्परेचर को TH से। तो एफिशिएंसी जो है वो हम 1 - TC/TH का फॉर्मूला यूज करेंगे। इससे हम अलग अलग चारों ऑप्शन में एफिशिएंसी निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो एफिशिएंसी होगी वो किसके इक्वल आएगी? 1 - TC/TH। और फर्स्ट केस में TC कितना है? 200 और TH कितना है? 600। तो ये क्या आएगा? सोल्व करके 400/600।
तो ये 2/3 आ जाएगा, जो किसके इक्वल आएगा 0.667 के। सेकंड केस में जो एफिशिएंसी होगी वो 1 - TC/TH के इक्वल होगी। इसको सोल्व करके 300/500 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/5 हो जाएगा कटकर, तो ये क्या आ जाएगा 0.6। थर्ड केस में जो एफिशिएंसी है वो कितनी आएगी 1 - 300/500, तो ये 200/500 हो जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कट के 2/5 आ जाएगा। सो इसको सोल्व करोगे तो 0.4 आ जाएगा। फोर्थ केस में जो एफिशिएंसी होगी 1 - TC/TH 300/600, तो क्या होगा सिंपलीफाई करोगे तो 300/600 रह जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3/6, तो जिसको आप 1/2 लिख सकते हो, तो ये क्या आएगा 0.5। अब देखिए ये जो एफिशिएंसी आई है वो कार्नोट हीट इंजन के अकॉर्डिंग आई है, कि अगर हम उस इंजन को कार्नोट हीट इंजन मानते हैं तो वो एफिशिएंसी इतनी आती है। मीन्स अगर हम ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर का सेट गिवन है, अगर ये कार्नोट हीट इंजन के अकॉर्डिंग अगर इन टेम्परेचर्स पे एफिशिएंसी निकालें तो ये वैल्यू आएगी। लेकिन हमें पता है ये वैल्यू, ये जो नीटा है ये कार्नोट हीट इंजन की आई है इन टेम्परेचर्स पर, कार्नोट इंजन की आई है इन टेम्परेचर पर। लेकिन हमें ये पता है कार्नोट हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है हीट इंजन से क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होती है। और हीट इंजन की एफिशिएंसी हमें कितनी गिवन है उस टेम्परेचर पर, हमें गिवन है 0.5। मतलब कार्नोट हीट इंजन अगर मानते हो तो उसकी एफिशिएंसी 0.5 से ज्यादा या बराबर होनी चाहिए। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है उसमें 0.5 से कम है। सो ये जो टेम्परेचर है TC एंड TH वो टेम्परेचर आ जाएगा जिसके ऊपर ये जो वैल्यूज का सेट है ये पॉसिबल नहीं है उस हीट इंजन के लिए। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, कि इस टेम्परेचर TH और TC के लिए उस हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 0.5 नहीं होगी। ये था आपका क्वेश्चन। इसमें जो कंसेप्ट यूज हुआ वो ये यूज हुआ कि कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी ग्रेटर देन इक्वल टू होती है कोई भी हीट इंजन हो उससे, लेकिन सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए। तो कार्नोट हमें हीट इंजन की एफिशिएंसी तो गिवन है, तो अगर हम उन टेम्परेचर का जो सेट है अगर वो कार्नोट हीट इंजन पे अप्लाई करें तो उनकी एफिशिएंसी, कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 होनी चाहिए। लेकिन जो थर्ड केस आया उसमें एफिशिएंसी 0.5 से कम आ गई, जो पॉसिबल नहीं है। यही वो टेम्परेचर की सेट ऑफ वैल्यूज है जो पॉसिबल नहीं होगी उस हीट इंजन के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ए रॉकेट, मतलब मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाएगी कोई रॉकेट, फायर्ड फ्रॉम ए स्पीड इक्वल टू 50% ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। मतलब जो एस्केप वेलोसिटी होती है फ्रॉम अर्थ सरफेस, मतलब एक रॉकेट को अर्थ की सरफेस से लॉन्च किया गया, लेकिन उसको जो स्पीड दी गई वो 50% दी गई एस्केप वेलोसिटी का। मतलब अर्थ से उसको कितने से फेंका गया, एस्केप वेलोसिटी का 50% का मतलब VE/2। मतलब जब उसको फेंका गया या फिर लॉन्च किया गया, ऊपर की तरफ फेंका गया, फायर किया गया रॉकेट को, तब उसकी यू जो है इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी थी, 50% ऑफ VE। VE का मतलब एस्केप वेलोसिटी का 50% है, और 50% कैसे निकालोगे, 50/100 VE हो जाएगा, तो VE/ क्या हो जाएगा 2। मतलब ये यहाँ पे लिख रखा है VE/2। मतलब उसकी जो शुरू में जो लॉन्च की गई, जो फायर की गई, तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी VE/2, मतलब 50% थी एस्केप वेलोसिटी का। और कहता है मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा। मान लेते हैं उसने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की h, तो फाइनली उसकी वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इससे ऊपर तो नहीं जा पाएगा ना वो। अगर एस्केप वेलोसिटी के इक्वल करते तो इस ग्रेविटेशनल पुल से क्या हो जाता, वो बाहर ही हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो
एच आधी वेलोसिटी दी है एस्केप वेलोसिटी का, सो वो कुछ हाइट पे जाकर के उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा ये पूछ रहा है। तो एस्केप वेलोसिटी अगर अर्थ का मास m है, आर अर्थ की रेडियस है, तो एस्केप वेलोसिटी जो अर्थ की सरफेस पे होगी वो कितनी होती है, √2gm/r। मतलब एस्केप वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, √2gm/r के इक्वल होती है। तो ये जो 2 नीचे है वो ये 1/2 आगे लिखा गया है, ve/2 है, हाफ आगे लिख लिया, और एस्केप वेलोसिटी का हमने क्या लगा दिया, फॉर्मूला यूज कर लिया। तो ये क्या है, आपकी एस्केप वेलोसिटी है ये वाली, और हाफ जो है ये 2 कौन सा है, ये वाला है यहाँ से। तो u आपको पता लग गया कि शुरू में इतनी स्पीड से उसको ऊपर की तरफ फायर किया गया है, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। सो अब हम क्या अप्लाई करेंगे, बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि इस रॉकेट के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही होगी, कंजर्वेटिव फोर्स लग रही होगी ओनली, क्योंकि ग्रेविटी ही फोर्स लगा रही है इस पे। तो मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इनिशियली हाफ mu²। मान लेते हैं उस रॉकेट का मास कितना है, m है, तो हाफ mu² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी सरफेस पे, माइनस का g m1 m2 बाय उनके सेंटर के बीच की दूरी। मतलब ये अगर आपकी अर्थ है और ये आपकी रॉकेट है, तो इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच की दूरी नियरली क्या होगी, r के बराबर ही होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर m1 और m2 मास r दूरी पर हो, तो माइनस का g m1 m2 बाय डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो इसके सेंटर्स के बीच की दूरी क्या होगी, r, तो रख दिया, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पॉइंट एट मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस का g m1 m2 बाय इनके बीच सेंटर के बीच की दूरी अब कितनी हो जाएगी, r, तो इसकी रेडियस हो गई, और प्लस h, तो r प्लस h हो जाएगी। मींस जब ये यहाँ पे चला जाएगा तो h दूरी तो ये और r ये, तो इनके सेंटर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, r प्लस h। अब आप क्या करोगे यहाँ पर कि m m और m तो कैंसल आउट हो जाएंगे, 1/2 ये रहा आपका 1/2, और ये जो u² है, u की जगह ये वैल्यू रख देंगे, √2gm/r का स्क्वायर करेंगे, 1/2 भी है साथ में, तो ये 1 बाय क्या हो जाएगा, 4, तो ये 1/2 है, तो ये तो 1/4 हो गया, और रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 2gm/r बच जाएगा। मतलब ये जो 2 आया है ये रूट के अंदर वाला है, और ये 4 जो नीचे है वो इस 2 का स्क्वायर वाला है, माइनस gm/r इक्वल टू माइनस का g कैपिटल M/r प्लस h, ये है। और यहाँ पर क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो gm/4r माइनस gm/r इक्वल टू माइनस का gm/r प्लस h। तो अब देखिए आगे कैसे करोगे, gm/4r माइनस gm/r इक्वल टू माइनस gm/r प्लस h। gm 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 दोनों साइड से कॉमन आके कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1/4r माइनस 1/r इक्वल टू माइनस 1/r प्लस h। और यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे 4r और r का एलसीएम क्या आएगा, 4r आएगा, 4r को 4r से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, और 4r को r से करोगे तो 4, मतलब इसकी मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी, इक्वल टू माइनस 1/r प्लस h। इसको एक बारी भूल जाते हैं ये वाला पोर्शन, तो 1 माइनस 4 किसके इक्वल होगा, माइनस का 3 के बाय 4r इक्वल टू माइनस 1/r प्लस h। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो 3/4r इक्वल टू 1/r प्लस h। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3r प्लस 3h इक्वल टू 4r, और ये 3r उस साइड ले जाते हैं, तो इक्वल टू 4r माइनस 3r, तो ये r के इक्वल आ जाएगा,
और तो h कितना आ जाएगा r/3, मतलब वो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा सरफेस से, r/3। सो अगर अब हम इसका राइट आंसर देखें तो डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका। तो कैसे किया आपने, सबसे पहले तो आपको ये गिवन था कि अर्थ की सरफेस से किसी रॉकेट को लॉन्च किया गया है, लेकिन उसकी एस्केप स्पीड जो है वो 50%, सॉरी, उसकी जो स्पीड है वो एस्केप स्पीड का 50% है। तो ve/2 कर लिया u, और ve की वैल्यू रख ली, और फिर आपने मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन यूज कर लिया, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम एट द इनिशियली, और फाइनली क्या कर लिया, इक्वल कर लिया, और फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, h की वैल्यू r/3 आ गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट सम एंगल विद हॉरिजेंटल, मतलब एक प्रोजेक्टाइल को कुछ एंगल से थ्रो किया गया, हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कुछ एंगल से हैज हॉरिजेंटल रेंज को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, आर से, और मैक्सिमम हाइट क्या है, एच। द एक्सप्रेशन फॉर इट्स इनिशियल स्पीड, मतलब इनिशियल स्पीड का जो एक्सप्रेशन है, मतलब आपको u निकालना है, इनिशियल स्पीड का एक्सप्रेशन क्या होगा, h और कैपिटल आर की टर्म्स में, कि u इसके इक्वल होगा, u इसके इक्वल होगा, या u इसके इक्वल होगा, या u इसके इक्वल होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा माइंड का जो ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट और माइंड यूज करना पड़ेगा आपको। देखिए h किसके इक्वल होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और r किसके इक्वल होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, मतलब u का स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g क्या होता है, r, और साइन 2 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो r कितना आ जाएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाय g। अब देखिए आपको h भी पता लग गया, r भी पता लग गया, तो क्या इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट करने से आपको u मिल सकता है, आपको इन दोनों से u कब मिल सकता है, जब ये क्या हो, मतलब u जो है रूट में, देखो चारों तरफ चारों जो ऑप्शन है उसमें रूट है, इसका मतलब ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो ऐसा हमें लेके आना पड़ेगा कि u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की टर्म में। तो आपने क्या किया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 2gh के। अब आपको इस एक्सप्रेशन से जो r गिवन है, इस एक्सप्रेशन से आपको u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लेके आना पड़ेगा फाइनली, और उसका यूज करके इस इक्वेशन और उस इक्वेशन का यूज करके आप फाइनली u निकाल पाओगे। अब देखिए r किसके इक्वल है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाय g। अब देखिए हर एक में, यहाँ पे भी जी आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी जी आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी जी आर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 8 है, तो ये तो पता लग रहा है हमें जी आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, जी और आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जी तो यही है, और इसका स्क्वायर यहाँ पे रख देते हैं, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाय जी का कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ पे जो जी स्क्वायर आएगा, ऊपर से जी कैंसल आउट करके नीचे क्या बच जाएगा, ओनली जी बच जाएगा, और 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर करोगे तो 2 का तो 4 हो जाएगा, u स्क्वायर का u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जी आर स्क्वायर, और हर हर एक में देखो एच भी यूज किया गया है, मतलब इसमें हमें एच भी यूज करना है। तो ये देखो क्या करोगे, यहाँ पर एच यूज करने के लिए एच के अंदर देखो जी तो है नीचे, लेकिन 2 भी होना चाहिए, तो हम इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 से भाग कर लेते हैं, तो 2g हो गया 8, और u की पावर 4 को क्या लिख लेते हैं, यू स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा यही है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये आपका क्या बन जाएगा, h बन जाएगा, क्या बन जाएगा, h, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g h बन गया।
तो जी आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 8u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एच, और 8h को इस साइड ले आते हैं, जी आर स्क्वायर बाय 8h इक्वल टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और यही मैं कह रहा था आपको कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, अब यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और आ जाए, जिससे हम दोनों को ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्योंकि चारों ऑप्शन में रूट यूज किया गया है, मतलब यू का स्क्वायर निकाला गया है। और यू का स्क्वायर कब निकल सकता है, जब साइन स्क्वायर थीटा है तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा भी निकल के आए आपका। तो आपने यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा भी निकाल लिया और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भी निकाल लिया। और ये कैसे आपने सोचा कि एच होना चाहिए, क्योंकि इन ऑप्शन के अंदर एच देखो, जी आर स्क्वायर बाय एच तो है तीनों ऑप्शन में, और ये क्यों नहीं हो सकता, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो आर और एच की, तो ये थीटा वाली टर्म कैंसल आउट नहीं हो सकती, मतलब यू आपको नहीं मिल सकता। अगर आप करना चाहोगे आर और एच की मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आर और एच की मल्टीप्लाई करी हुई है, यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू की पावर 4, यू की पावर 4 आएगी। चलो यू की पावर 4 का रूट लोगे यू स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा ये तो कैंसल आउट नहीं हो रहे ना फाइनली, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। और ये अगर ऑप्शन होंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा जी आर स्क्वायर बाय एच यूज किया गया है, मतलब आपको जी आर स्क्वायर बाय एच निकालना पड़ेगा, और अगर वो निकालोगे तो आपको यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा जी आर स्क्वायर बाय 8h आ गया। तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर लोगे डायरेक्टली, तो यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट साइड वाली भी ऐड हो जाएंगे, 2gh प्लस जी आर स्क्वायर बाय 8h, तो ये तो 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो यू स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2gh प्लस जी आर स्क्वायर बाय 8h, तो यहाँ से u कितना आ जाएगा, ये 2 है, इस साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा, सो ये आंसर होगा 2gh प्लस जी आर स्क्वायर बाय 8h। सो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 2gh प्लस जी आर स्क्वायर बाय 8h होगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे 4 है, सो इसका सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। और यहाँ पे ये बी वाला ऑप्शन भी आप सोच सकते थे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप जी आर स्क्वायर जो आपने निकाला है, इसको अगर आप इससे डिवाइड करोगे एच से, तो आपका जो है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा जो है कैंसल आउट नहीं होंगे आपस में, मतलब इसीलिए आप बी वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता था। लेकिन आप इतना तो समझ गए यहाँ पे कि यू स्क्वायर यू निकालने के लिए आपको किस तरह से आपको परफॉर्म करना है इस क्वेश्चन को। सो इसका सी क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका। देखिए ये जो क्वेश्चन था बिल्कुल कंसेप्चुअल और माइंडेड क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको सोचने पे मजबूर किया गया कि आप इसको आर और एच की टर्म में निकालो, लेकिन आप एच को भी कैसे यूज करोगे आर के अंदर, वो भी आपको सोचना था। तो ये सभी कंसेप्ट यूज करके फाइनली आपसे यू निकलवाया उसने आर और एच की टर्म में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द मोशन ऑफ ए रॉकेट, मतलब जब रॉकेट मूव करती है तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड रहती है, तो जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है जब रॉकेट मूव करती है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगाते हैं रॉकेट की मूवमेंट में, सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइम पीरियड फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, मतलब अगर कोई पार्टिकल एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड 8 सेकंड है, मतलब एक चक्कर पूरा करने में उसको कितना टाइम लगता है, 8 सेकंड। एट टी इक्वल टू 0 पर वो कहाँ पर है, मीन पोजीशन पर है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेज covered by the particle in first second and second will be, मतलब पहली सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा और दूसरी सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, उनका आपको रेशियो निकालना है। तो कैसे करोगे इसको, देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ये उसकी क्या है,
मीन पोजीशन है, ये उसकी क्या है, मीन पोजीशन, और ये उसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। और मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी क्या होती है, एम्पलीट्यूड होती है, और उसका एम्पलीट्यूड को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए से। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी ये क्या कहलाती है, उसका एम्पलीट्यूड, और ये भी क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड ही होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, और इसको कितना टाइम लगता है एक चक्कर पूरा करने में, 8 सेकंड, मतलब टाइम पीरियड आपको कितना गिवन है, 8 सेकंड गिवन है। अब देखिए आपको एक चक्कर कब पूरा होगा, ये उसकी मीन पोजीशन है, पहले वो इधर जाएगा, फिर वो वापिस आएगा, फिर वो इधर जाएगा, फिर वो वापिस आएगा। अब उसका एक चक्कर पूरा हो गया, मतलब यहां से यहां लग जाने में, और यहां से यहां लग जाने में, और यहां से यहां लग जाने में, और यहां से यहां लग जाने में एक चक्कर पूरा होता है। तो अगर ये टाइम 0 है तो ये कितना होगा, t/4, और यहाँ लग वापिस t/2, यहाँ पे 3t/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t। मतलब यहाँ से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन लग जाने में कितना टाइम लगता है, t/4। मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने में कितना टाइम लगता है, t/4। और एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे भी आने में कितना टाइम लगेगा, t/4। और t/4 और t/4 मतलब यहाँ लग आधा चक्कर पूरा हो गया, मतलब यहाँ लग पहुंचा तो उसका कितना टोटल टाइम हो गया, t/2। और t/2 में t/4 जोड़ोगे तो ये 3t/4 हो जाएगा, और फिर t/4, यहाँ पे भी t/4 लगा, और यहाँ पे भी t/4, तो फाइनली टाइम कितना हो जाएगा, t। मतलब मीन से एक्सट्रीम जाना हो या एक्सट्रीम से मीन पे आना हो तो कितना टाइम लगता है, t/4 का टाइम लगता है। और आपको टी कितना गिवन है, 8 सेकंड। सो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे, मीन से एक्सट्रीम पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड। मतलब यहां से यहां लग जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे t/4 का मतलब 8 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 2 ही सेकंड आएगा। मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड लगेगा उसको। अब क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेज कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड एंड द सेकंड सेकंड। मतलब पहली सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, मतलब 1 सेकंड ये मान लो, और 1 सेकंड और 1 सेकंड, 2 ही सेकंड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और सेकंड सेकंड। मतलब फर्स्ट सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, और अनदर सेकंड में कौन सी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। अब देखिए अगर यहां से यहां लग उसको 2 सेकंड लगता है तो 1 सेकंड में वो दूरी तय करता है a/√2। ये डायरेक्ट याद कर लीजिए। अगर डायरेक्ट याद ना करना चाहो तो फॉर्मूला लगाइए y = a sin ωt। ये कब लगा सकते हो, जब वो t = 0 पर पार्टिकल कहां पर हो, या SHM करने वाला पार्टिकल मीन पोजीशन के ऊपर हो, तब आप इसका यूज कर सकते हो। और ओमेगा किसके बराबर होता है, 2π/T टाइम पीरियड के। तो a sin 2π/T, t कितना गिवन है, 8, और हमें कितने टाइम पे निकालना है, t = 1 सेकंड पे निकालना है कि वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन कितना है, तो वो निकालना है। तो यहाँ पे 1 रख देंगे, तो a sin 2 से 8 कैंसल आउट हो जाएगा, तो π/4, π/4 कितना होता है, 45 डिग्री, और साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो क्या आ जाएगा, a/√2। और यही मैं कह रहा था आपको कि अगर इसको यहाँ से यहाँ लग पूरा जाने में 2 सेकंड लगता है तो उसका आधा टाइम में कितनी दूरी ट्रेवल करेगा, a/√2। मतलब यहाँ से यहाँ लग उसको t/4 लगता है, तो t/8, मतलब यहाँ से यहाँ लग t/4 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, t/8। मतलब 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, a/√2। और अगली 1 सेकंड में कितनी तय करेगा, टोटल a थी, और a - a/√2।
आपसे क्या पूछा, फर्स्ट सेकंड में जो है a/√2 और उसका रेशियो पूछा है अनदर जो अगली सेकंड में करेगा तो a-a/√2 ये निकालना है। तो आप क्या करोगे, a तो मतलब अब ये कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, a तो कॉमन आके कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1/√2 और नीचे क्या बचेगा √2 - 1/√2। तो √2 से √2 कैंसल आउट हो जाएगा तो 1/√2 - 1, तो उनका जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 1/√2 - 1। सो इसका क्या होगा, ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका। तो आपने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते थे कि अगर यहाँ से यहाँ लग 2 सेकंड लगी है तो उसकी आधी कितनी होगी 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है a/√2। मतलब अगर उसको यहाँ से यहाँ लग t टाइम लगता है, स्मॉल t, तो t/2 टाइम में वो कितनी दूरी तय करेगा a/√2। a क्या है उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें हमने क्या निकाला था कि फर्स्ट सेकंड और अनदर सेकंड में कितनी डिस्टेंस का रेशियो होगा, ये निकाला हमने। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।